मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शकील अहमद सर को, वरिष्ठ नेता कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता, और साथ ही साथ मैं अनुराग सर से अनुरोध करूंगी कि सर मंच पर आकर आप इनको अपने हाथों से सम्मानित करें, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर इनको सम्मानित करें। कृपया जोरदार तालियां हो जाए। जिस तरीके से इस बातचीत का दौर चल रहा है, जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है, कारवां चल रहा है और हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिव बातें निकलकर सामने आ रही है। अब इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी करिश्मा को। प्लीज करिश्मा, हैव द मंच। और मैं गुजारिश करूंगी सर से कि इसी तरह की प्रोडक्टिव बातों का जो सिलसिला है वो चलता रहे। धन्यवाद सृष्टि। तो इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान जी मौजूद है। आज इनसे बातचीत करेंगे और वार्ता करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू कशिश, धन्यवाद कशिश का आप लोगों का। सर आप एक जाने माने चेहरे हैं और लोग आपको जानते हैं, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं और आपको क्या लगता है मुख्य चुनौती कांग्रेस की क्या है बिहार में? कांग्रेस पार्टी को अच्छे पार्टी के तौर पे देखिए, नंबर में कम है, नीति में ठीक है। जो लोग सरकार में हैं उनकी नीतियां हमारे सामने हैं। उन नीतियों के कारण बिहार गर्दो गबार में मिल रहा है। कहिए तो 10 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। लेट अस वेट। अच्छे लोग कभी कभी हाशिए पे चले जाते हैं, लेकिन उनकी नीति अगर सही है, इरादे सही हैं, आर्गुमेंट सही है और देश की समझ सही है, तो अंततोगत्वा वही आते हैं। तो थोड़ा वक्त लगेगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, 9 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक विधायक दल का नेता नहीं मिला, चुनाव नहीं हुए। क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या रही? नहीं, वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बहुत सारे असेंबली में ऐसा होता है कि वो कोई मसला नहीं है। असल सवाल ये है कि इस बिहार के सामने क्या चुनौती है। इस 9 महीने में बिहार में क्या क्या हुआ और बिहार की प्रगति कहाँ तक पहुंची है। बिहार में किए गए जो वायदे हैं, उन वायदों को कहाँ तक पूरा उतरी सरकार, क्योंकि इसमें तो 2 चेहरे बदले। एक चेहरे नीतीश जी के थे, दूसरा चेहरा जो है वो सम्राट जी का है। तो 2 चेहरे आए, 2 थिंकिंग भी आई है। पहले जनता दल यू लेड सरकार थी, अब भाजपा लेड सरकार है। तो 2 प्रकार की नीतियां और 2 प्रकार की विचारधारा का ये संगम है। पहले थोड़ी सी विचारधारा जो थी जनता दल यू की, तो थोड़ा कहते थे कि समाजवादी है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो एग्रेसिव है, उसको हम लोग विघटनकारी समझते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। तो ये वो ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी अभी संगठन सृजन के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि हमारे संगठनात्मक कमजोरी रही है, उसको मानने में इनकार नहीं करना चाहिए। हर जिले में या ब्लॉक में, जिला स्तर के लेवल पे, बिहार स्तर के लेवल पे, तो हमारी कमजोरी है। हमको बैक टू द रूट्स जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का अपना एक समीकरण रहा है कि इतिहास में, हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि जो उसका रूट्स था पहले, वो रूट्स कहाँ चला गया, वो सामाजिक ताना बाना या सामाजिक समीकरण था वो कहाँ गया। इन सब पे काम हो रहा है। अभी इसमें और 1-2 साल लग जाएंगे। आपने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का नाम लिया, तो क्या लगता है नीतीश कुमार का शासन और सम्राट चौधरी का कार्यकाल, इन दोनों में क्या अंतर लग रहा है आप लोगों को? इनका तो कार्यकाल अभी टेक ऑफ भी नहीं हो पाया है। आप यहाँ आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, जितने भी इस सरकार के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, पिछले 1 साल से उनका पेमेंट नहीं हुआ है। यू कैन आस्क एनीबॉडी। जल नल की योजना हो, सड़क की योजना हो, मेरे ख्याल से लेसी जी यहाँ आई थी, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि भवन निर्माण की योजना में जो भवन निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, क्या बनाने वालों को पैसे मिले कि नहीं, नई योजनाएं क्या हैं। तो सवाल ये है, और ये ऐसा क्यों है
ऐसा इसलिए है कि बिहार के पास जो इनकम का स्रोत है वो 33 से 35% है। हाँ, ये हुआ है अभी कि माननीय मुख्यमंत्री के आते ही जमीन के खरीदो फरोख्त की फीस बढ़ गई है भयानक, क्योंकि उनको लगता है कि यही एक तरीका है जिससे कि अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप आवाम से ही पूछ लीजिएगा, तो रेवेन्यू जनरेशन का ये तरीका नहीं हो सकता है। रेवेन्यू जनरेशन के तरीके इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री बनाने की स्कीम्स हैं, इंडस्ट्री बनाने की पॉलिसीज है। तो ये चीजें नहीं हो सकती, ये तो इनके जमाने में हुआ है। तो इसलिए पिछले 1 साल से अभी हमको पता चलता है कि अब तो जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनकी भी तनख्वाहों का मसला है। जब तक रिसोर्सेस नहीं बढ़ता है, अच्छा रिसोर्सेस कहाँ चले गए? कुछ सोर्सेस थे, रिसोर्सेस थे, तो जैसे मेरे विधानसभा में 62,000 महिलाओं के खाते में 10,000 गए थे रुपए, तो 22 हजार करोड़ रुपया जो उस स्कीम का हिस्सा था ही नहीं, वो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के स्कीम का पैसा था। वो पैसे आपने 10,000 कॉम्प्रोमाइज करके इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट का कॉम्प्रोमाइज के बाद आपने दे दिया, और अब आपके पास पैसे नहीं है। सेंट्रल के जो स्कीम है, जो सेंट्रल स्कीम चलाती है बिहार के डेवलपमेंट में, खास तौर पे पॉवर्टी एलिवेशन में, तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए तो पैसे लगते हैं ना। तो मनरेगा में जो मनरेगा, अगर इफ यू आस्क वन क्वेश्चन, कि मनरेगा का जो भी पैसा है उसकी जो रेशियो है वो बढ़ा दिया गया। पर व्यक्ति मनरेगा में मजदूरों को उतना मजदूरी मिलता ही नहीं है जितना दूसरे राज्यों में मिलता है। वो मजदूर 500 रुपये पर डे कमा लेता है, आप 300 पे हैं, 254 रुपये पे हैं। अभी मेरी मुलाकात हुई थी मिनिस्टर से, शरवण जी से, तो उन्होंने बताया कि इस बार स्टेट्स की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो कुछ पैसे बढ़ाए हैं। तो आप समझ लीजिए कि सेंट्रल फंड का एलोकेशन जो पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम में किसी भी राज्य में चलता है, उसका पैसा अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम कोई प्रतिभाशाली एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से काम नहीं ले रहे हैं, ना है थर्ड ग्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहां तंत्र है जिसमें सारे आते हैं। दे मे बी IAS, IPS, दे मे बी BPSCs आते हैं, बट दे आर थर्ड ग्रेड करप्ट, मोस्ट करप्ट ऑफिशियल्स बिहार में है। और अभी तो कई केसेस चल रहे हैं, कई टॉप सेक्रेटरी जेल के सलाखों के पीछे चले गए, और उनकी सांठगांठ यहाँ के करप्ट पॉलिटिशियन से होती है। तो इसलिए पैसे नहीं है। विदाउट रिसोर्सेस न ये आपका मीडिया चल सकता है, ना आपका स्कूल चल सकता है, ना घर चल सकता है। रिसोर्सेस कैसे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है बिहार में। हम लोग सीमांचल में बैठे हैं, इस 4 जिले में लगभग 1.25 करोड़ की आबादी है। अगर आप मिनिमम आंकड़ा भी लीजिएगा तो 20 से 25 लाख का पलायन है। तो कौन सी स्कीम है बिहार सरकार की कि कम से कम इस इलाके के 2 करोड़ की आबादी में 5 लाख लोगों को भी, चाहे वो स्वरोजगारी क्यों नहीं हो, उसमें सृजन हो जाए। 5 लाख लोग, और ये हो सकता है आपका छोटा छोटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसकी जान ले रखी है। नोटबंदी के जमाने में सबसे बड़ा जो दुख पहुंचा है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे क्या है कि 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी काम करता था, वो सारे खत्म हो गए। दिल्ली से फर्दर पलायन, जो दिल्ली में था वो तमिलनाडु चला गया। तो आप समझिए कि रिसोर्सेस के बिना न देश चल सकता है, न राज्य चल सकता है, और न हम लोग का इलाका चल सकता है। तो हमारे इलाके में बताइए ना कि कौन सा ऐसा फैक्ट्री है जहां 500 आदमी काम कर रहे हो, और ये किया जा सकता है। और ये किसका किया जा सकता है? जो हमारे यहाँ का प्रोडक्शन है। हमारे यहाँ कई तरह का प्रोडक्शन है, इवन अनानास, चाय, मक्की, जूट, वट एवर यू से, आलू, इन सब का वैल्यू एडिशन का कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। बहुत ज्यादा देखिएगा तो अब यहां इस इलाके में जमीन है सड़क के किनारे, तो गोडाउन बने हुए नजर आते हैं,
गोडाउन का बेचारे किसान को कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसमें वही खुश है। फिर वो चला जाता है बांग्लादेश या अफ्रीका वगैरह जाता। अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो टॉप हैं जिनके साथ मुआहदा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनकी ड्यूटी लग गई है। वी आर इन ए मेस, बुरी हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, मैं पूर्णिया में हूं, मैंने कई जगहों पर देखा है कि पोस्टर्स लगे हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से छात्रों की गूंज, संवाद किया जा रहा है, छात्रों से सीधा आप लोग संपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उस तस्वीर में मैंने देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी जी है। राहुल जी का बिहार आना था, उनका दौरा था, कैंसिल क्यों हुआ, रद्द क्यों हुआ? अब राहुल गांधी कब आएंगे? पहली बात तो न कैंसिल हुआ रद्द हुआ। कैंसिल और रद्द के बीच में एक और लफ्ज आता, पोस्टपोन, क्योंकि पटना में आचार संहिता लगा हुआ है। मतलब राहुल जी आएंगे? नेचुरली आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बिहार से विशेष प्यार है, वो आएंगे ही आएंगे, और वो हर जगह जाएंगे। जैसे उपचुनाव खत्म होंगे, राहुल जी आएंगे बिहार। आपके माध्यम से ये न्यूज तो चली जाएगी, फैक्ट भी यही है। लेकिन आपको बताएं कि संवाद जरूरी है। आप और हम दोनों बैठ के संवाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी और आपकी बातें, आपके सवालात, हमारा जवाबात लोगों तक पहुंचे। और सवाल तो समस्या के हैं। अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे नीट के ताल्लुक से। शिक्षा जगत में आपको बता दूं, मैं एक छोटा सा स्कूल अपने गांव में चलाता हूं। शिक्षा में जो आपका इनटेक है, एक तो पहले बिहार के मामले बता दें। बिहार सरकार अपना पीठ अगर थपथपाती है तो बिहार का कौन सा एज ग्रुप 10 से 12 तक जाता है? 13 साल से लेकर 16 साल के बीच का, 17 साल के बीच का जाता है 10th और 12th में। टोटल 15 लाख से ज्यादा है ही नहीं एडमिशन। तो आबादी का 13-14 करोड़ की आबादी में राजेश भाई, ये 10-15 लाख ही लोग अपीयर हो पाते हैं, और तब हम पीठ थपथपाते हैं गोया के हम अपने 10% या 15% को भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाते, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। और तब हम अपना पीठ थपथपाते हैं। बिहार सरकार 20-25 साल से ये जो अपने आप को प्रोग्रेसिव सरकार कहती है। आंकड़े ये हैं, देखिए आंकड़ों पे बात होनी चाहिए। सफाई से कितने स्टूडेंट्स किस ग्रुप में कितने इनरोल्ड हैं, इनरोलमेंट के हिसाब से पता चलता है कि पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़े लिखे पढ़ने लिखने की तरफ जा रही है। ड्रॉप आउट 7th क्लास के बाद से, और जब बिहार की पॉलिसी गजब है, प्राइमरी से 8वीं तक की शिक्षा फ्री है सरकार में। द मोमेंट स्टूडेंट्स गेट इनटू 9th क्लास, 8 के बाद एक पैसा भी सरकारी स्कूल में भी फ्री नहीं है। गोया के वो बच्चे जो गरीब थे, लगता है कि 9 में 9th क्लास में सौदा अमीर हो जाते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? या तो 12th तक के दे दीजिए, 8वीं तक आपने सर्व शिक्षा, वो चूंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत होता है, तो एक तो वो समस्या है। ये लीकेज का समस्या, जो बेईमानी है ना, बेईमानी जब समाज में छा जाती है तो उसके असरात नीचे तक आते हैं। हमारे समाज में बेईमानी छा चुकी है और उसको लीपापोती किया जाता है। हम गलत को गलत कहने के में सक्षम नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भीड़ गलत को पसंद करती है तो हम गलत पसंद कर लेते हैं। इसीलिए आपका ये डिबेट बहुत अच्छा है, यहाँ के सिलसिले में हो, बिहार के सिलसिले में हो। रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और फिर एक और बात कहते हैं, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जितने लोग भी सीमांचल में स्कूल चलाते हैं, अपना स्कूल चलाने में खर्चा जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति के बाद ही कोई स्कूल कॉलेज कायम होते हैं। बट समाज का किस परसेंटेज, कौन सा इकोनॉमिक कंडीशन का बच्चा उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है? तो मैं हमेशा अमीर तरीन लोगों से, रिच क्लास के लोगों से ये अपील करता हूं कि रिच क्लास के लोगों की जिम्मेदारी है कि पुअरेस्ट क्लास के लिए क्या। रिच क्लास इज सर्विंग रिच क्लास, रिच क्लास इज नॉट सर्विंग पुअर क्लास। पुअर क्लास इज गोइंग विद द एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने किया है। सो देयर इज ए मिसमैच।
कहा जाता है कि बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन की है। कई ऐसे यहाँ के लोग हैं जो आंध्र प्रदेश जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और कई मर्तबा ये भी खबरें सामने आती है कि उनकी मृत्यु हो गई है, कई लोग गंभीर बीमारी से जूझ जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस इसको लेकर क्या स्टैंड लेगी? क्या ऐसा लगता है कि कोई योजना बननी चाहिए बिहार में? देखिए, जो संवाद कार्यक्रम है राहुल गांधी का, इसको समझते समझते देर लगेगी लोगों को, लेकिन वो योद्धा है, वो आएगा जरूर। और पॉलिसीज उस तरह की संवाद समाज के हर वर्ग से है। जो पलायन कर रहा है मजदूर, जिन कामों को वो कर रहा है किसी दूसरे राज्य में, उसकी क्या स्थिति है। तो स्टूडेंट्स के मामले में जो संवाद है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि नीट की परीक्षा अच्छी हो जाए, लीकेज नहीं हो। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पलायन, ये क्यों है, उसके मेन कारणों में जाना चाहिए। मेन कारण क्या है? क्योंकि बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है, करप्ट लोगों के हाथों में हुकूमत है और वैचारिक शून्यता के हाथों में हुकूमत है, इसलिए ये दिक्कतें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार कांग्रेस के तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब छात्रों की आवाज बनेगी और छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से लगातार संवाद भी किया जा रहा है छात्रों से, ताकि उनकी समस्या समझ सके। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए, क्योंकि आपकी दूरदर्शिता आपकी बातों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से झलक रही थी और बिल्कुल इस तरह की बातचीत का होना बहुत जरूरी भी होता है।